किस्सों कहानियों की हमारे ज़िंदगी में क्या कोई अहमियत है? कई लोग शायद कहेंगे नहीं, कुछ भी नहीं, या कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सचमुच है। अगर मैं कहूँ कि हमारे मूलभूत ज़रूरतों में किस्से कहानियाँ आती हैं, क्या आप विश्वास करेंगे? जिस तरह से हम सुबह अखबार में एक समाचार देखते हैं, असल में वो कहीं कोई घटना घटी होती है जिसे किस्से कहानी या समाचार रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। उस घटना से या तो हम इंस्पायर होते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी कुछ महान वैसा कर दें कि कल के अखबार में हमारी भी कहानी छपे, या हम न्यूज़ में कोई दुर्घटना देखते हैं और उस दुर्घटना से ये सीख लेते हैं कि किस चीज़ से बचा जाए। तो कहीं ना कहीं हर पल किस्से कहानियाँ, समाचार, न्यूज़ या कई बार हमारे आपसी बोलचाल के रूप में हमसे जुड़ी रहती है। कभी मम्मी अचानक से सामने आकर पड़ोस वाली आंटी का हालचाल बता जाती है, वो भी तो एक तरह का किस्सा है, कहानी ही तो है। हम अपने दोस्तों से जो बातें करते हैं वो भी तो किस्से कहानियाँ ही हैं। तो दोस्तों, आज क्यों ना हम एक नए किस्से कहानियों की श्रृंखला शुरू करें। इसका नाम हम दे रहे हैं सूखे पत्ते। जैसे सूखे पत्ते यहाँ वहाँ कहीं भी पड़े रहते हैं और एक छोटे से हवा के झोंके से हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक उसी तरह भारत के हर प्रांत में इतनी खूबसूरत कहानियाँ, इतने खूबसूरत किस्से बिखरे पड़े हैं कि अगर हम उन्हें एक एक करके आपके सामने पेश करने की कोशिश भी करें तो शायद पूरी ज़िंदगी बीत जाए। पर कोशिश करने में हर्जी क्या है, ठीक है ना? तो इसी कोशिश में जो पहला पत्ता या जो पहली कहानी हम आपके सामने लेके आए हैं वो मूलतः बांग्ला में रची गई एक कहानी, या कहना चाहिए प्रेम कहानी है। इसे लिखा था विभूति भूषण बंदोपाध्याय नाम के एक महान लेखक ने। ऐसे तो इनका जीवन काल हमारी आज़ादी के पहले का है, मतलब कहानी भी उसी समय की है। कहानी लगभग 1935 के आसपास प्रकाशित हुई थी। अब सोचिए क्यों मैं एक प्रेम कथा जो 1935 में प्रकाशित हुई थी उसे 2021 में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। असल में कुछ कहानियाँ कालजयी हो जाती हैं। लेखक समाज के या हमारे मन के कुछ ऐसे तार छेड़ देता है जो हर काल हर युग में उतने ही प्रासंगिक होते हैं। हम मूलतः कहानी को वैसी की वैसी रखेंगे। ये असल में बांग्ला से डायरेक्ट ट्रांसलेशन या अनुवाद ही कहा जाएगा। हम मूलतः कहानी में कोई परिवर्तन ना करते हुए केवल आज की नई पीढ़ी के जो श्रोता बंधु हैं उनकी सुविधा के लिए कुछ चरित्र या पात्रों के नाम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो आइए देखें हमारे नायक राहुल इस समय कर क्या रहे हैं। असल में वो अपने छोटे से शहर के बस स्टैंड पर खड़े हैं। राहुल के पापा असल में हद करते हैं, हर वक्त जल्दी करो बस इसी रट में लगे रहते हैं। शायद आपके मेरे घर भी ऐसा होता होगा। हमारे पापा अक्सर चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी सुबह उठ जाएं। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो ट्रेन स्टेशन में कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाए। हो सकता है उसकी कोई आवश्यकता ना हो, पर फिर भी उनकी तरफ से आग्रह हमेशा रहता है कि जल्दी कर लें। हमारे नायक राहुल के पापा भी ठीक ऐसे ही हैं। राहुल असल में आजकल दिवाली की छुट्टियों में अपने घर आया हुआ है और उसकी छुट्टी ख़त्म होते ही उसे वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अभी एक दिन और बाकी है, लेकिन राहुल के पापा हैं कि बस बेटा आज ही निकल जाओ, समय से पहले पहुंच जाओ ड्यूटी पर। इस बात पर बिल्कुल अड़ से गए हैं। अब इसे पापा की जिद कहें या और कुछ, राहुल के पास घर से निकलने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। राहुल अभी अभी बस स्टैंड पहुंचे हैं। बस स्टैंड पर चारों ओर शोरगुल है। सबसे करीबी रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब 23 मील का रास्ता है। 23 मील मतलब करीब 40-42 किलोमीटर। अब यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँचना तो सबको बस में ही पड़ेगा, इसलिए लोग अपना लाव लश्कर बस की छत पर चढ़ा रहे हैं।
इनके बस्ते हैं, बिस्तर हैं, साइकिलें हैं, कुल मिलाकर सब कुछ बड़ा गोलमाल सा लग रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ज़्यादातर ही कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। सब नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस पकड़कर कलकत्ता जाना चाहते हैं। राहुल को पकड़नी है आसाम मेल या फिर डाउन नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस। मतलब राहुल को इस भीड़ के उल्टी दिशा में जाना है। राहुल की ड्यूटी ज्वाइनिंग आसाम में जो है। सारा सामान अब लग चुका है बस पर और अब बस चल पड़ी है। राहुल के बगल में बैठे दोनों लोग शायद दुकानदार हैं। उनका तंबाकू का धंधा लगता है। उसी बारे में वे लोग बात करते जा रहे हैं। सामने वाली सीट पर एक सज्जन पत्नी और बच्चों समेत विराजमान है। पूरी एक सीट घेर कर वे लोग बैठे हैं। 3-4 बच्चे हैं उनके। बच्चों ने बस के अंदर पूरी धमा चौकड़ी मचा रखी है। उनकी चिल्ला चोट और शरारतों से राहुल का सर दर्द से फटा जा रहा है। बड़ी मुश्किल से राहुल ने खिड़की वाली सीट लूटी थी। दोस्तों, आपको भी याद होगा कि कई बार बसों में अच्छी सीट पाने के लिए हम भागकर अपना रुमाल, कॉपी, किताब, टोपी कुछ छोटा सा रख देते हैं ताकि उस सीट को हम लूट सकें। तो ठीक इसी तरह बड़ी मुश्किलों से राहुल ने खिड़की वाली सीट लूटी थी। पर अब सबसे छोटा वाला जो बच्चा है वो राहुल की गोद में बैठना चाह रहा है। अब इससे कितनी भी दिक्कत हो या राहुल का कितना भी दिमाग खराब हो, अपना राहुल है तो बड़ा शिष्टाचारी। अब इसी शिष्टाचारवश कुछ और करने को बचा नहीं है। सब झेलते हुए राहुल चुपचाप बैठा है उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर। ये तो बस जंग की शुरुआत है। उधर 3-4 लोग जमकर पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। कोई किसी से दबने को राजी ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर राहुल को लग रहा है जैसे समकालीन पॉलिटिक्स को ये लोग ही चला रहे हैं। किसकी विपक्ष में पार्टी है, कौन सत्ताधारी पार्टी है, सबके पोल पट्टी ये इस तरह से जानते हैं जैसे इनसे परामर्श किए बिना वो लोग एक कदम भी नहीं बढ़ाते हों। अब भाई ऐसे एक्सपर्टों से तो दूर रहना ही बेहतर है। बस के सामने की ओर ड्राइवर के ठीक पीछे कुछ रिजर्व सीट्स हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा, मेट्रोज़ में, बसेस में कुछ सीट्स हम लेडीज़ और वृद्धों के लिए रखते ही हैं। ये उसी तरह की रिज़र्व सीट्स हैं। इन रिज़र्व सीट्स पर वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी हुई हैं। उनके पास ही एक वृद्ध सज्जन भी बैठे हैं। शायद इन लड़कियों के साथ ही हैं वे। उनमें से एक लड़की की उम्र करीब 20-21 होगी और दूसरी शायद उससे 2-1 साल बड़ी। ये जो छोटी वाली है ना, उसका चेहरा बड़ा सुंदर है। बड़ी थोड़ी श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण मतलब थोड़ा गेहुआ रंग है उसका, पर चेहरा उसका बहुत अच्छा है। उस पर उसकी देह से जैसे लावण्य की छटा बिखर रही है। राहुल ने 2-1 बार चोर नज़रों से उसको निहारा भी है। बस कुछ मील चलने के बाद बालूरघाट नाम के एक छोटे से शहर के बस स्टैंड पर आकर रुकी। यहाँ पर एक लड़की बस में चढ़ी। कुछ पुरुष यात्री भी चढ़े बस में। अब ऐसे में जब बस बिल्कुल खचाखच भरी हुई है, पैर रखने तक की जगह नहीं है, ये नए यात्री न जाने कहाँ कैसे अपने लिए जगह बनाएंगे। पर ये जो लड़की चढ़ी है ये तो भाग्यवान है, क्योंकि इनके लिए तो एक रिज़र्व सीट है ही। तो इस लड़की ने किसी तरह से रिज़र्व सीट पे बाकी 2 लड़कियों के साथ अपनी जगह बना ली। इसी बीच एक काना भिखारी बस में पता नहीं कैसे भीड़ को चीरता हुआ उसमें घुस आया। पता नहीं भिखारी कैसे इतनी भीड़ में भी अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। खैर, इनके लिए तो जितनी भीड़ उतना अच्छा धंधा। ये सामने वाली सीट पर बैठे जो सज्जन हैं, उन्होंने अपने बच्चे के हाथ में एक सिक्का देकर कहा, लो बेटा, ये पैसे उस भिखारी को दे दो। बच्चा आगे बढ़कर भिखारी को पैसे देते हुए बोला, ये ले भिखारी। पीछे से सज्जन ने बच्चे को डांटते हुए कहा, अरे ये क्या, छी छी छी, ऐसे कोई बोलता है बेटा? भिखारी को भिखारी नहीं बोलते। काना भिखारी पैसे लेकर मुंह फाड़ कर हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, बच्चे हैं,
बच्चे थोड़े ये सब समझते हैं। अच्छा छोटे बाबू, आपका नाम क्या है? नाम नहीं बताओगे? बस गांव की सड़क पर दौड़ती ही जा रही है। बस के पीछे कोसों दूर तक धूल ही धूल के बादल दिखाई दे रहे हैं। राहुल सोच रहा है छत पर रखे उसके सामान के ऊपर अब तक आधे किलोमीटर मोटे धूल की परत चढ़ गई होगी। रास्ता भी जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। खुले मैदानों पर से जाते हुए रास्ते जैसे हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबे और लंबे होते ही जा रहे हैं। 23 मील का रास्ता जैसे 230 मील का लग रहा है। बीच बीच में रास्तों के किनारे गांव, धान के खेत और कभी कभी बाग बगीचे दिखाई देते हैं। दिवाली ख़त्म हो चुकी है, इसलिए गर्मी थोड़ी कम है। बस यही एकमात्र राहत है, नहीं तो बस में जो भीड़ है, अगर गर्मी का मौसम होता तो इसमें आदमी भी उबल जाता। अभी चलती बस में भी गर्मी कम नहीं हो रही है। राहुल भी बार बार खिड़की से झांक कर देख रहा है कि कितना रास्ता बचा है। बालूर घाट से जो लड़की चढ़ी थी, बस के धचकों के कारण उसके हाथ से अचानक एक किताब गिर गई। न जाने कितने लोगों की ठोकर खाकर किताब राहुल के सामने वाली सीट के नीचे आकर रुकी। राहुल ने झुककर किताब उठा ली। किताब के कवर पर लगे चप्पल और जूतों के निशानों को झाड़कर उसने किताब का नाम पढ़ा। किताब इंग्लिश के पाठ्यक्रम की है, क्लासिकल विक्टोरियन पोएट्स। आजकल के किसी भी पाठ्यक्रम में शायद क्लासिकल विक्टोरियन पोएट्स की किताब ना मिले। वो समय कुछ और था जब ब्रिटिश हम पर राज करते थे। वो जानबूझ के अपनी कविताएं, अपना ही साहित्य हमें पढ़ाते थे। ये उसी तरह की एक किताब है। किताब को हाथ में उठाकर राहुल ने लड़की की ओर हिलाते हुए कहा, ये रही आपकी किताब, ये लीजिएगा। एक हाथ से दूसरे हाथ होते हुए किताब लड़की तक पहुंच ही गई। राहुल ने अब ध्यान दिया, बस में जितनी भी लड़कियां हैं, ये उनमें से सबसे सुंदर है। रंग दूध की तरह गोरा, उम्र भी करीब 21-22 ही होगी, कुंवारी है, कॉलेज की छात्रा जो ठहरी। ये तो उसकी किताब से ही पता चलता है। पर किस कॉलेज में पढ़ती होगी ये? इसका नाम क्या हो सकता है? बालूर घाट में ही रहती है क्या? बस अब बहुत भीड़ भरी सड़क में घुस रही है। स्टेशन सामने ही दिखाई दे रहा है। झरने से गिरते पानी की तरह यात्री बस से निकलकर जल्दी जल्दी अपना सामान उतारने लगे हैं। कंडक्टर बस की छत से उतारते हुए सामान को कूलियों के सर पर चढ़ाने में मदद कर रहा है। भीड़ और भीड़ के बीच इतना सारा सामान, हर तरफ कोलाहल, लोग भाग रहे हैं। हर तरफ माहौल जैसे गोलमाल सा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म पर आसाम मेल आकर लगी। यात्री तो जैसे ओलंपिक्स की रेस के प्रतिभागियों की तरह अपना लाव लश्कर लेकर ट्रेन की ओर दौड़ पड़े। राहुल का बस एक वीआईपी सूटकेस है और एक बिस्तर बंद। ये दोनों सामान वो दो हाथ में लेकर टिकट काउंटर की ओर दौड़ पड़ा। अब कूली बुलाया तो फालतू में उसको भी 2 पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी 1000 चिक करने के बाद। इसलिए बेहतर है अपना सामान खुद लेके ही चले। यही सोचकर राहुल आगे बढ़ा। आसाम मेल में उतनी भीड़ नहीं है। सारी की सारी भीड़ तो जैसे कलकत्ता की ओर ही जा रही है। इसलिए कलकत्ता की ओर जाने वाले ट्रेनों में तो बाप रे बाप, इस समय पैर रखने की भी जगह नहीं है। ये जो पर्वतपुर से शिलोंग मेल रवाना हुई थी ना, वो काफ़ी भरी है। उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार से हज़ारों लोग आसाम के चाय बागानों में काम करने के लिए हर साल ठंड से पहले पहले जाते हैं। वो ट्रेन शायद लखनऊ या कानपुर कहीं से आती है। उस ट्रेन में भी भीड़ बिल्कुल ठसाठस भरी हुई है।
अगले दिन सुबह सुबह ट्रेन रांगिया जंक्शन पहुंची। यहाँ से 16 मील दूर भाटखाली नाम का चाय बागान है। राहुल यहीं पर डॉक्टर की नौकरी करता है। 1 साल हुआ उसको यहाँ नौकरी लगे हुए। फ्री में रहने के लिए क्वार्टर मिला हुआ है उसको यहाँ। कंपनी उसका पूरा ध्यान रखती है। हर चीज़ यहाँ बहुत सस्ती है, इसलिए आराम से कट रही है राहुल की यहाँ, या कहना चाहिए मज़े में कट रही है राहुल की यहाँ। रांगिया स्टेशन के बाहर से उसे फिर से बस पकड़नी पड़ेगी। सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास राहुल एक चाय बागान मजदूर के सर पर अपना सामान लेकर अपने क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ा है। बहुत ही शांत जगह है ये। उत्तर की ओर देखें तो नीले आसमान को चूमते हिमशिखर दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा सा तालाब है जो जंगल शुरू होने के बिल्कुल पहले ही है। हेमंत ऋतु की इस सुबह में तालाब के ऊपर जैसे कोई रहस्यमय कोहरे की चादर छाई हुई है। मलेरिया और काला बुखार यहाँ पर आम बीमारियां हैं। उसी से लड़ने के लिए राहुल को यहाँ हर महीने मोटी तनख्वाह मिलती है। राहुल यहाँ आने के बाद खुद भी एक बार मलेरिया का शिकार हो चुका है। दवाखाने में कंपाउंडर शिवनाथ ही राहुल के असिस्टेंट हैं। हेल्पर भी है, केयरटेकर भी है, सब कुछ वही करते हैं। यहाँ तक राहुल के लिए रसोइये का काम भी करते हैं। असल में खाना वाना पकाना राहुल के बस की बात नहीं है। राहुल को देखते ही वहीं पास में खड़ा चाय बागान का एक कर्मचारी स्वामी भक्त भाव से भागकर उसके पास आके पहुंचा। पूछने पर उसने बताया शिवनाथ भी छुट्टियों पर अपने घर गया है, अभी तक लौटा नहीं है, शायद कल या परसों में लौटे। ओफो, सिर्फ पापा जी की जिद के चक्कर में राहुल को यहाँ पर एक दिन पहले पहुँचना पड़ा, नहीं तो उसका बस चलता तो वो परसों ही ड्यूटी ज्वाइन करता। राहुल ने उस कर्मचारी से कहा, अच्छा वो सब छोड़ो, अभी मेरे लिए नहाने का पानी गर्म कर दो। अब जब 2 दिन परेशानी उठानी है तो वही सही। अच्छा सुनना, कोई केस तो नहीं आया था छुट्टियों के बीच में? नहीं डॉक्टर बाबू। चलो बढ़िया, ये डॉक्टर खाने की चाबी भी रख लें, वहां थोड़ी सफाई कर देना, ठीक है? नहाने से पहले जब राहुल ने सूटकेस खोलने की कोशिश की तो चाबी लग ही नहीं रही है। उसने ध्यान दिया तो सूटकेस पर एक अलग सा निशान भी दिख रहा है। ओह क्या मुसीबत है, ये जरूर उसकी बहन कृति की कारस्तानी है। छुट्टियों में जब घर गया था तो एक दिन के लिए कृति उसका सूटकेस लेकर बुआ के यहाँ गई थी। शायद ये दाग वहीं आते जाते लगवाया होगा उसने। पैकिंग के समय भी कृति ही उसकी मदद कर रही थी। सूटकेस लॉक करने के बाद कहीं उसने चाबी का गुच्छा बदल तो नहीं दिया? अब ये नई मुसीबत। 1 घंटे बाद चाय बागान का वो कर्मचारी एक चाबी वाले को बुला लाया। वीआईपी का सूटकेस है, इतनी आसानी से कहाँ खुलने वाला है। दोपहर के 1 बज गए, अब जाकर किसी तरह सूटकेस खुला है। अब जब नहाने का सामान निकालने के लिए राहुल ने सूटकेस खोला, अंदर का साजो सामान देखकर राहुल का तो दिमाग ही चकरा गया। ये किसका सामान है? ये साड़ी किसकी है? सूटकेस के अंदर सलीके से रखी हुई कई साड़ियाँ, दूसरी तरफ सलवार सूट और न जाने क्या क्या रखा है। इसके अलावा मेकअप किट, पाउडर, लिपस्टिक और भी कुछ डिब्बियाँ, साबुनदान, फाउंटेन पेन, राइटिंग पैड, दवाइयाँ, आईना, दवात, एक गुच्छा चिट्ठियाँ, कंघी और भी बहुत कुछ रखा हुआ है। सत्यानाश, किसका बक्सा है ये? पहले तो लगा कृति का सूटकेस तो नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। ऐसे कपड़े, साड़ी, टॉप इत्यादि कभी कृति के पास देखे तो नहीं। वैसे भी सूटकेस तो कहीं निकलने से पहले जमाया हुआ लगता है। कृति तो घर पर ही बैठी है, उसका सूटकेस ऐसे सजाया हुआ तो नहीं होना चाहिए। हतबंब होकर राहुल सूटकेस की चीज़ों को उठा उठा कर देखने लगा। एक मखमली डब्बे में एक सोने का हार, 2 अंगूठियाँ, 2 बड़े बड़े कान के झुमके, 2 जोड़ी सोने के कंगन, कई जोड़ियाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ, एक मनी बैग जिसमें 4 2000 के नोट,
कुछ खुले पैसे, पूरी तरह से लड़कियों वाला सूटकेस है ये तो। पुरुष जाति का कोई संकेत मात्र नहीं है सूटकेस की किसी भी चीज़ से। सारा माजरा समझते ही राहुल जैसे 10 गज जमीन में धंस सा गया। बात एकदम साफ है, सूटकेस की अदला बदली हो गई है। पर कहाँ हुई है अदला बदली? ट्रेन में या बालूरघाट से आते समय बस में? बस में होने की ही संभावना लगती है, क्योंकि ट्रेन में उसके कंपार्टमेंट में कोई महिला यात्री तो थी नहीं। ट्रेन के आसपास के कंपार्टमेंट में मारवाड़ी और कुछ उत्तर प्रदेश की महिलाएं ज़रूर थी, पर ये सूटकेस उनका नहीं लगता। ये सूटकेस तो 100% किसी बंगाली महिला का ही है। अच्छा, अगर बस में ही अदला बदली हुई है तो कौन सी वाली लड़की का सूटकेस हो सकता है ये? वैसे ये सब सोच कर भी क्या फ़ायदा, क्योंकि ये सूटकेस किसी भी लड़की का हो सकता है। अच्छा छोड़ो, ये सब बाद में सोचेंगे, इन सब के लिए बहुत टाइम है। अभी दिक्कत ये है कि राहुल जो कपड़े पहने हुए हैं उसके अलावा उसके पास कोई और कपड़ा नहीं है। टॉवेल भी नहीं है, शेविंग किट भी नहीं है, साबुन भी नहीं, अरे बाबा कुछ भी तो नहीं है। और ये बियाबान चाय बागान भी इक्वेटोरियल अफ्रीका से कोई कम थोड़ी ही है। दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता यहाँ, बस प्रकृति का सौंदर्य है यहाँ तो। यहाँ से 6-7 मील दूर एक छोटा सा बाजार है, वहीं पर कपड़ों की दुकान भी है, पर उन दुकानों में सिर्फ गांव वालों के मतलब के कपड़े होते हैं। राहुल को शायद ही वहाँ कुछ अपने लायक मिले। अब नहाकर क्या पहने, टॉवल ही कहाँ है, शेविंग किट तो दूर की बात है। अभी भी यही सब उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न बने खड़े हैं। वैसे एक नाई की दुकान है चाय बागान में, पर उसका वो पुराना उस्तरा, बाप रे छी, हर मजदूर पे चलाता है। उससे दाढ़ी कटवाने से तो अच्छा है कि मैं साधु बाबाओं की तरह अपनी दाढ़ी बढ़ा लूं। कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या ही करे अब वो, अब कोई और चारा नहीं है। इस सूटकेस में जो टॉवल है और शायद एक पुरानी साड़ी नहाने के बाद पोंछने के लिए काम में लगा ले। उसके पास और उपाय भी तो नहीं बचा है। अब इस सूटकेस से साड़ियाँ निकालना अलग ही लेवल का झंझट है। सारी की सारी साड़ियाँ महंगी और सुंदर पल्लू वाली दिखाई देती हैं। भाई नहाने के लिए इन साड़ियों का इस्तेमाल करना नहीं शायद ठीक नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? एक बार ऑफिस का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। नहाने के बाद राहुल ने फिर वही सफ़र वाले कपड़े पहन लिए। बड़ी असुविधा हो रही है उसे, पर करे भी क्या। अब ऑफिस में जाकर मैनेजर साहब को सारी बात बताकर उनसे ही कोई उपाय पूछना पड़ेगा। तो इसी हाल में राहुल चाय बागान के दफ्तर आ पहुंचा। मैनेजर साहब एक अंग्रेज सज्जन है, नाम है मिस्टर सिम्पसन। इस समय मैनेजर साहब ऑफिस के बाहर खड़े होकर मजदूरों का काम देख रहे हैं। राहुल को देखते ही मुंह से स्मोकिंग पाइप निकाल कर बोले, हेलो डॉक्टर, गुड आफ्टरनून, यू ऑलरेडी हियर? आई डिडंट थॉट यू विल बी हियर बिफोर टुमारो। राहुल बोला, आ तो गया हूं सर, पर एक बड़ी अजीब सी मुसीबत में फंस गया हूं। टेल मी व्हाट्स द इशू? सब सुनने के बाद सिम्पसन साहब जोर जोर से हंसने लगे। I say you doctor, you are a dog after woman. If I were you, क्या सर आप मजाक उड़ा रहे हैं? यहाँ तो पहनने के लिए भी कुछ नहीं है, शर्ट पैंट तो छोड़िए, एक अंडरवेयर तक नहीं है। साहब हंसते हंसते बोले, वो सब बंदोबस्त हो जाएगा, अभी के लिए मैं अपना कुछ कपड़े भिजवा देता हूँ। नई एक शेविंग किट भी है मेरे पास। अरे यंग मैन, तुम्हारे रोमांस में मैं कुछ मदद ना करूँ, ऐसा बेरुखा नहीं हूँ मैं। रोमांस? सर रोमांस कहाँ है? यहाँ तो मुश्किल ही मुश्किल है। सोने के गहने मनी बैग से भरा हुआ वो बक्सा पुलिस को तो शायद खबर करनी चाहिए ना। आगे चलकर कहीं किसी ने मुझ पर चोरी का केस लगा दिया तो? अभी यह सब रहने दो,
मैं थाने में फोन करके ब्रीफिंग के लिए दरोगा बाबू को बुलवा दूंगा। कोई तुम पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा पाएगा। अभी चलो मेरे बंगले पर, तुम्हें जरूरत का चीज मैं दे देता हूँ। फुल टू रोमांस का मजा ले रहे हो डॉक्टर साहब? धन्यवाद सर, आपको कष्ट देने के लिए मैं बहुत ही लज्जित। ओह, कुछ बोलने की जरूरत नहीं यार, चलो यंग मैन। अपने क्वार्टर पर पहुंचकर खाना वाना निपटाकर अब राहुल आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। सोच रहा है थोड़ा आराम ही कर ले, पर नींद तो आंखों से कोसों दूर है। इस अद्भुत घटना के रोमांच को सोचकर ही राहुल को बड़ा मजा आ रहा है। राहुल की उम्र अभी 24 करीब है। पिछले साल ही डॉक्टरी पास करके यहाँ चाय बागान में नौकरी शुरू की थी। अभी कुंवारा ही है। विशेष रूप से किसी लड़की के संपर्क में आया भी नहीं। जिसे शुद्ध देसी रोमांस कहते हैं, किताबों, उपन्यासों और फिल्मों में ही देखा है बस। पर असली ज़िंदगी में कभी इसकी खुशबू तक हाथ नहीं लगी राहुल के। डॉक्टरी पढ़ते समय कुछ लेडी डॉक्टरों के साथ जान पहचान हुई तो थी, पर फिर कुछ खास हुआ नहीं। अभी जो घटना घटी है वो राहुल के सोच के बाहर की चीज़ है। अच्छा, कौन सी लड़की का सूटकेस हो सकता है ये? बालूरघाट से जो लड़की चढ़ी थी, क्या उसका हो सकता है? या फिर उन दो लड़कियों में से किसी एक का है जो पहले से बस में बैठी थी? वैसे बालूरघाट वाली लड़की थी बहुत मस्त, कॉलेज की स्टूडेंट थी ना। और उसकी वो किताब क्या नाम था? हाँ, क्लासिकल विक्टोरियन पोएट्स। अच्छा, क्या नाम होगा उसका? हिंदू थी क्या, या मुस्लिम, या कुछ और? बंगाल में वैसे भी कुछ पता तो चलता है नहीं, पर क्या ही फर्क पड़ता है। अचानक उसको याद आया, सूटकेस के अंदर नीले धागे से बंधा एक चिट्ठियों का बंडल है। लड़की का नाम उसमें ज़रूर मिल जाएगा। इतनी देर में उसको ये सब याद आ जाना चाहिए था। छलांग लगाकर वो बिस्तर से उठा और सूटकेस खोलकर बैठ गया। साड़ी के नीचे एक तरफ चिट्ठियों का बंडल रखा है। चिट्ठियों का बंडल लेकर वो बिस्तर पर आकर बैठ गया। 15 करीब चिट्ठियाँ हैं। चिट्ठियों के ऊपर एक ही हैंडराइटिंग में बड़े सुंदर अक्षरों से लिखा हुआ है, आलिया मजुमदार, केयर ऑफ CL पाल, 22/6, बाग बाजार, कोलकाता। चलो, ये बढ़िया रहा। कम से कम अब सूटकेस वाली का पता तो चला। अब कोई चिंता नहीं है, कल ही एक चिट्ठी डाल देगा राहुल। उस लड़की को भी बहुत असुविधा हुई होगी, नहीं? बेचारी, ना कोई कपड़े होंगे उसके पास, ऊपर से इतने सारे पैसे और गहने खो जाने का सदमा अलग। वो लड़की तो अब तक अपना सर पकड़कर बैठी होगी। ऊपर से अगर उस लड़की को राहुल का ही सूटकेस मिला होगा तो फिर सूटकेस के सामान के दर्शन मात्र से कहीं वो बेहोश ना हो जाए। घर से खाने के लिए राहुल सूटकेस में घर पर बने आम पापड़ और मुरब्बे लेकर आ रहा था। उसके अलावा अरबी की एक जड़ भी है, वो अपने क्वार्टर के बगीचे में लगाने के लिए लेकर आ रहा था। और एक जोड़ी टूटी चप्पल भी तो है उसके अंदर। साथ में जीन्स, टी शर्ट, कपड़े इत्यादि तो रहते ही हैं। राहुल के सूटकेस की एक भी वस्तु उस लड़की के किसी काम ना आएगी। राहुल का दिल किया कि उन चिट्ठियों को पढ़ कर देखे तो लड़कियां लिखती क्या है चिट्ठियों में। पर क्या किसी और की चिट्ठियां पढ़ना ठीक होगा? अंततः उसने मन में उठते इस विचार का दमन कर ही दिया। क्या ज़रूरत है किसी और की चिट्ठियां पढ़ने की? वैसे भी बहुत गलत बात है ये। सारा दिन बीत गया, पर जाने क्यों राहुल के दिलो दिमाग पर वो लड़की ही छाई रही। जितना वो कुछ और सोचने की कोशिश करता, उतना ही उसको उस लड़की के बारे में ही ध्यान आता। वो बालूरघाट वाली लड़की और उसका सूटकेस। अगले दिन उसने उस लड़की को एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में उसने सूटकेस के अदला बदली की सारी घटना खुलकर लिखी। साथ में सूटकेस के अंदर मिली हर चीज़ का विस्तृत विवरण दिया, ताकि वो लड़की और उसके परिजन आश्वस्त हो सके कि उनकी चीज़ें सुरक्षित हैं। अनचाहे और अनजाने में हुई इस गलती के कारण वो क्षमा प्रार्थी भी हुआ। एक बार नहीं, कई बार। वो इस बात से कितना लज्जित और दुखित हुआ है,
उसका विवरण कम से कम उसने 3 बार अलग अलग जगह पर लिखा। उसका सूटकेस क्या उन लोगों को मिला है? ये सारी बातें लिखकर राहुल ने चिट्ठी स्पीड पोस्ट कर दी। अब अगले 2-3 दिन उत्तर की प्रतीक्षा में राहुल बड़ा बेचैन सा रहा। न जाने क्या उत्तर आए। खूब गुस्सा भरा उत्तर आएगा क्या? पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी वगैरह देंगे क्या? 1 हफ्ते के बाद उत्तर आया। उत्तर वाली चिट्ठी में लिखा है, मान्यवर, आपके पत्र से ज्ञात हुआ कि हिल स्टेशन से आने वाली बस में मेरी भांजी आलिया का सूटकेस आपके सूटकेस के साथ अदला बदली हो गया है। आपका सूटकेस मेरी भांजी के पास ही है। मेरी भांजी के सूटकेस में जिन वस्तुओं का विवरण आपने दिया है उसके अलावा सूटकेस में और कोई चीज़ नहीं है। आप एक सुसज्जन मालूम पड़ते हैं। अनचाहे ही आपको इस प्रकार के असुविधा में डालने के लिए मेरी भांजी अत्यंत लज्जित एवं क्षमा प्रार्थी है। उसकी त्रुटि के लिए मैं भी आपसे क्षमा चाहूँगा। आपके पत्र प्राप्ति के पश्चात ही हमने आपका सूटकेस रेलवे रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा आपको भिजवा दिया है। आशा करते हैं कुछ दिन में आपका सूटकेस आपको मिल जाएगा। हमारा सूटकेस भी आप रेलवे से रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा हमारे पते पर भिजवाने का कष्ट कीजिए। रेलवे की रसीद भी कृपया भिजवाइएगा। धन्यवाद। भवदीय श्यामाचरण चक्रवर्ती। ऐसा नहीं है कि इस चिट्ठी के मिलने के बाद राहुल के मन में निराशा का भाव जागृत नहीं हुआ हो। वैसे तो खुश होना चाहिए उसको, आखिर उसका सूटकेस उसको वापस मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में इस चिट्ठी से कुछ अनजानी सी आस बन गई थी। एक तो ये सूटकेस किसी लड़की का है, ये पता ही नहीं चला कि उन 3 बस वाली लड़कियों में से किसका सूटकेस है ये। अंत में क्या बालूरघाट वाली लड़की ही आलिया मजूमदार है? इसका कोई पुख्ता सबूत मिल नहीं पाया। सोचा तो यही था कि उत्तर किसी लड़की का आएगा, पर कहाँ, उत्तर तो लड़की के मामा जी ने भेजा है। पर मामा जी के पत्र से ये साफ हो गया है कि लड़की भी ब्राह्मण है और राहुल भी। पर इससे भी क्या फर्क पड़ता है? शायद कुछ भी नहीं, पर मन में लड़की के साथ कुछ समानता होने की बात से ही राहुल को बड़ी खुशी मिल रही है। अगले दिन चाय बागान के कर्मचारी को रेलवे स्टेशन भेजकर राहुल ने सूटकेस कलकत्ता वाले पते पर भिजवा दिया। कुछ दिन बाद उसका अपना सूटकेस भी सॉलिड 1 पीस में उसके क्वार्टर पर आ पहुंचा। चीज़ें थोड़ी इधर उधर हुई ज़रूर है, पर सब ठीक ठाक हालत में है। कुछ दिनों में बात आई गई हो गई। अब इसके आगे और हो भी क्या सकता है? कुछ भी तो नहीं। पर हमारा हीरो राहुल उस लड़की के बात को पूरी तरह से मन से निकाल नहीं पाया है। उसके उस तरुण से जीवन में ये पहली घटना थी जिसमें किसी लड़की का शामिल होना हुआ हो। रोमांस ना भी सही, रोमांस की कल्पना करना थोड़े ही पाप है, खासकर चाय बागान के इस निर्जन जीवन में। वो बार बार ही सोचता, उस दिन की बस में जो 3 लड़कियां थी उनमें से कौन सी वाली आलिया मजूमदार होगी? क्या वो बालूरघाट वाली लड़की होगी? वैसे तो राहुल इस आस में भी था कि लड़की का कोई धन्यवाद वाला पत्र आए उसके पास, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। 5 महीने बीत गए। 5 महीने बाद राहुल फिर से छुट्टी लेकर घर की ओर रवाना हुआ। बहुत दिन हुए घर नहीं गया था। मन में घर और घर वालों से मिलने की बड़ी व्याकुलता है। वो अपनी बहन कृति से बहुत प्यार करता है। उसके रिश्ते की बात चल रही है। आने वाले वैशाख महीने में शायद शादी भी हो जाए। शादी से पहले बहन के साथ कुछ दिन वो बिताना चाहता है। इसी कारण से इस बार घर जाना बहुत ज़रूरी है। राहुल को ट्रेन से उतरने के बाद काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। अगली ट्रेन की सवारी आने के बाद ही बस रवाना होने वाली है। प्लेटफॉर्म पर ही कुछ देर चहलकदमी करने के बाद कलकत्ता वाली ट्रेन भी आ लगी। आज बहुत भीड़ नहीं है, कुछ इक्का दुक्का लोग ही उतर रहे हैं ट्रेन से। अचानक राहुल को जैसे काटो तो खून नहीं, वो भौचक्का सा खड़ा का खड़ा रह गया। बालूरघाट वाली वही लड़की ट्रेन से अकेली उतर रही है।
लड़की का सामान उठाए हुए कूली जब ट्रेन से उतरा तो उसके सिर पर राहुल का वही पुराना चिरपरिचित सूटकेस तो नहीं है। वो सूटकेस तो वीआईपी का था, स्लेटी कलर का। ये तो कोई और ही बड़ा सा सूटकेस है। बस छूटने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। लड़की प्लेटफॉर्म से उतरकर चारों ओर देखने लगी, शायद कुछ या शायद किसी को ढूंढ रही है, पर फिर थोड़ी हताश सी लगी। बस में चढ़ते समय राहुल ने सुना लड़की कंडक्टर से बोल रही है, अच्छा भैया, बालूरघाट डिप्टी कलेक्टर के घर से कोई आदमी नहीं आया क्या आपकी बस में? कंडक्टर हिचकिचाते हुए बोला, डिप्टी कलेक्टर साहब के यहाँ से नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए मैम साहब, हम आपको बराबर बालूरघाट स्टैंड में उतार देंगे। सामान वगैरह मैं रखवाता हूँ, आप चढ़ो, आराम से बैठो। बस चल पड़ी। राहुल का मन लड़की की ओर से उदासीन सा हो गया है। वो और ही कुछ सोच रहा है। सूटकेस अदला बदली होने के कारण ही वो बालूरघाट वाली लड़की की ओर आकृष्ट हुआ था, इसलिए नहीं कि वो लड़की बहुत सुंदर थी। सुंदर लड़कियां राहुल ने बहुत देखी है। अब ऐसी ना सोची घटना जब एक लड़की के साथ घटी गई थी, उसकी ओर मन आकर्षित होना बड़ा स्वाभाविक सा है। राहुल ही क्यों, किसी को भी ऐसा ही होता। इस बात का असर थोड़ा ज़्यादा तब होता है जब लड़की अगर सुंदर की कैटेगरी में हो। लेकिन सूटकेस देखने के बाद जब राहुल को ये पता चल ही गया है कि ये सूटकेस वाली लड़की नहीं है, तो ये राहुल के मन से बिल्कुल उतर सी गई। जिस लड़की के सपने राहुल भाटखाली के चाय बागान में अपने क्वार्टर के सूने बेड पर लेटे लेटे देखता था, ये वो लड़की तो नहीं है। बस में भी आज भीड़ बिल्कुल नहीं है। ड्राइवर के ठीक साइड में लगी हुई जो रिजर्व सीट है, लड़की वहीं बैठी हुई है। राहुल ठीक ड्राइवर के पीछे वाली लंबी सीट पर अकेला ही बैठा है। बस एक छोटे से बाजार में रुकी। कुछ लोग चढ़े, कुछ उतरे, बस फिर आगे बढ़ गई। इस बीच राहुल ने गौर किया कि लड़की बीच बीच में उसकी ओर देख रही है। उसके हाव भाव से यही लग रहा है कि शायद वो कुछ बोलना चाह रही है, पर संकोच के कारण बोल नहीं पा रही है। पर ऐसा क्या बोलना चाह रही है ये लड़की? क्या ये खुद से आगे बढ़कर लड़की से पूछ ले? वो ये सब बात सोच ही रहा था कि अचानक उस लड़की की आवाज ने जैसे उसको उसकी सोच से बाहर निकाला। आप क्या बालूरघाट पे ही उतरेंगे? राहुल चौंक कर लगभग उछलते हुए बोला, बालूरघाट जी मतलब क्या बोलिए तो? राहुल के जवाब और जवाब देने के ढंग से तरुणी के चेहरे पर हंसी की एक अस्पष्ट रेखा उभर कर फिर गायब हो गई। वो बोली, देखिए, मैं थोड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। अब तो रात होने लगी है। बालूरघाट में मेरे चाचा जी गवर्नमेंट अफसर हैं। घर से किसी नौकर के आने की बात थी जब नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस यहाँ पहुँचती। मैं एक ट्रेन पहले पहुँच गई हूँ। अब रात के समय अकेले बालूरघाट बस स्टैंड से घर तक कैसे जाऊं, समझ नहीं पा रही हूं। असल में अगर आप भी बालूरघाट से पहले ही उतर जाए तो आपके अलावा कोई सज्जन मुझे बस में दिख नहीं रहा है। ऊपर से रात होने जा रही है, थोड़ा डर सा लग रहा है। ये सब बोलते हुए जैसे लड़की राहुल की ओर असहाय सी आंखों से देख रही हो। राहुल तो जैसे उछल कर बोला, डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको आपके घर तक छोड़ाऊंगा। उसका आश्वासन पाकर लड़की के मन को जैसे साहस सा मिला। मुंह से केवल वो यही बोली, आपको बिना बात के कष्ट दे रही हूँ। आप केवल बालूरघाट बस स्टैंड से मुझे गाड़ी दिलवा दे तो ही। आप वो सब मत सोचिए, मैं आपको ठीक ठाक सकुशल आपके घर तक पहुंचा दूंगा। आप जाएंगी कहाँ वहां पर? मेरे चाचा वहाँ के डिप्टी कलेक्टर हैं, श्री सुधांशु मजूमदार। राहुल का मन तो अब जैसे हिलोरे खाने लगा। वो बात जो वो अब तक भूल गया था, वही बात फिर से उसके मन में रह रहकर उठने लगी। अगर गलत ना समझे तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम आलिया मजूमदार है। आलिया मजूमदार? राहुल का तो जैसे दिमाग ही घूम गया। बस, पेड़ पौधे, लोग, जैसे दुनिया पूरी की पूरी घूमने लगी है उसके चारों ओर।
जैसे कोई भूकंप सा आ गया हो। आलिया मजुमदार, क्या ये वही आलिया मजुमदार है? बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर राहुल बोला, जी आप बुरा ना माने तो एक और बात कहूँ। आपके साथ ही एक्चुअली मेरी सूटकेस की अदला बदली हो गई थी पिछली दिवाली की छुट्टियों में। जी मेरा नाम राहुल चटर्जी है। जी मैं भाटखाली चाय बागान में नौकरी करता हूँ, डॉक्टर हूँ। लड़की की बड़ी बड़ी आंखों में जैसे आश्चर्य और कौतूहल की सृष्टि एक साथ हो गई। कुछ देर चुप रहकर फिर उसकी ओर देखकर बोली, ओह, तो आप वो राहुल हैं? मैं तो आपको जानती हूँ। मुझे? आप मुझे कैसे जानती हैं? वो उस दिन बस में मेरी किताब गिर गई थी ना, फिर आपने ही उठा कर दी थी ना। राहुल हंसते हुए बोला, हाँ ये भी ठीक है, पर क्या सूटकेस की अदला बदली वाली बात हमारे परिचय के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है? ओ बहुत कष्ट दिया अनजाने में मैंने आपको, जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। प्रतिवाद करती हुई लड़की हंसते हंसते बोली, ना ना, ऐसा ना कहिए। जल्दी में तो ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है। गलती मुझसे नहीं हुई क्या? अरे इसमें आपकी क्या गलती? गलती तो सरासर मेरी ही थी। जितनी भी जल्दी हो अपना सामान तो ठीक ठाक मुझे देखकर ही लेना चाहिए था। वैसे आप किस कॉलेज में पढ़ती हैं? स्कॉटिश चर्च में। इसी साल ग्रेजुएट होने वाली हैं क्या? जी इसी साल 3rd ईयर की परीक्षा दूंगी। आपके मामा जी का ही नाम श्यामा चरण चक्रवर्ती है क्या? मामा जी के यहीं रहती हैं आप? जी मामा जी के यहीं रहती हूँ। वो पता मामा जी का ही था। मामा जी ज्योतिष हैं। मामा जी ने कभी शादी नहीं की। मैं वहीं रहकर कलकत्ता में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। मुझे उनका और उन्हें मेरा साथ मिल जाता है। रात करीब 8:30 बजे के बाद बस बालूरघाट बस स्टैंड पहुंची। बस से उतरने के बाद राहुल बोला, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? एक गाड़ी किराए पर ले लें? गाड़ी की जरूरत नहीं है, पास ही में है घर। कुली को सामान देकर पैदल ही चलते हैं ना। वो सामने जो मोड़ दिख रहा है, बस वहां से 5 मिनट का रास्ता है। लड़की के घर पहुंचते ही 1 दर्जन बच्चों की हंसी और किलकारियों ने उनका स्वागत किया। लड़की के चाचा जी ने राहुल का बड़े अपनेपन से स्वागत किया। राहुल के तभी के तभी लौट जाने की बात को तो उन्होंने कान तक नहीं दी। रात तो राहुल के लौटने की बात दूर रही, अब कल सुबह ही बात होगी कि राहुल कब और कैसे निकले। हाल फिलहाल में यदि राहुल हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर ले तो वे कृतज्ञ होंगे। ऐसा कहकर वो नौकरों को चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने के लिए कहने लगे। इसी बीच घर में चारों ओर ये बात फैल गई कि ये वही सज्जन है जिनके साथ आलिया के सूटकेस की अदला बदली हुई थी। अब तक तो राहुल केवल एक सज्जन पथिक ही थे जिन्होंने सदाचारवश इस घर की लड़की को यहाँ तक सकुशल पहुँचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। पर अब इस बात के फैलते ही राहुल घर के सभी लोगों के लिए एक नए कौतूहल और प्रशंसा का पात्र बन गया है। आलिया के चाचा जी को जब घर के अंदर से ये सारी बातें पता चली तो वे राहुल के पास आकर बोले, आलिया के मुंह से आपके बारे में अभी अभी पता चला। उसके बाद आपको केवल एक साधारण सज्जन के रूप में देखना ठीक नहीं होगा। गहनों से भरा सूटकेस लौटाने वाले लोग आजकल सूरज लेकर ढूंढने से भी शायद ही मिले। ये निश्चय ही आपके माता पिता के संस्कारों का ही असर है। आपसे कभी इस तरह से मुलाकात हो जाएगी, यह मैंने और मेरे घर वालों ने कल्पना भी नहीं की थी। आपके सामने अब और आपकी प्रशंसा नहीं करूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि हमारे घर सभी लोग आपको अपने घर के सदस्य की तरह देखने लगे हैं। निसंकोच आज हमें अपने अतिथि सत्कार का सौभाग्य प्रदान करें। आलिया अंदर अपनी चाची से कह रही थी कि वो आपके संबंध में बहुत उच्च विचार रखती है। राहुल का चेहरा तो जैसे लज्जा और संकोच से लाल हो उठा, खासकर जब सुधांशु बाबू ने आलिया वाली बात कही। कुछ देर बाद चाय और नाश्ता लेकर स्वयं आलिया ही राहुल के पास आई
और साथ वाले सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद सुधांशु बाबू किसी काम से उठकर जाते जाते बोले, बेटा आलिया, मेहमान के आओ भगत में कोई त्रुटि ना होने पाए। मुझे 1 घंटे का थोड़ा काम है, मैं बस करके लौटा। कुछ देर में ही राहुल को आलिया के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। आलिया के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने ही की है। 10वीं के बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आई थी। कॉलेज में वो फाइन आर्ट सोसाइटी की सेक्रेटरी है। कॉलेज में इसी साल गाने की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता भी रही है। कॉलेज मैगजीन में इस साल उसकी एक लघु कथा भी प्रकाशित हुई है। ग्रेजुएशन के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेगी, इत्यादि इत्यादि। आलिया ने ये सारी बातें सीधे सीधे शब्दों में नहीं बताई। बातों बातों में राहुल के प्रश्नों के उत्तर देते देते ये सारी बातें सामने आ गई। सुधांशु बाबू के लौटते ही आलिया अंदर वाले कमरे में लौट गई। राहुल को लगा इतनी जल्दी क्या थी इनको आने की, थोड़ा और टाइम ले लेते, इनका क्या जाता। अगले दिन सुबह जैसे ही राहुल ने जाने की बात कही तो सुधांशु बाबू बोले, अंदर घर की मालकिन का आदेश है कि आज दोपहर लंच किए बिना आपको जाने नहीं दिया जा सकेगा। एक नए घर में इतना अपनापन पाकर राहुल को बड़ा अच्छा लग रहा है। बातों बातों में सुधांशु बाबू भी राहुल के बारे में बहुत कुछ जान गए। जैसे पिछले ही साल उसने अपनी डॉक्टरी पास की है, 1 साल से चाय बागान में डॉक्टरी कर रहा है, महीने में एक मोटी तनख्वाह कमाता है, माता पिता पैतृक घर में ही रहते हैं, काफी जमीन वगैरह भी है, इत्यादि इत्यादि। सुधांशु बाबू के घर में देखे तो सब बढ़िया ही है। आलिया माता पिता को खोकर चाचा जी के यहाँ बड़ी हुई है और ऐसी सुंदर लड़की के लिए राहुल एक सुपात्र ही है। और फिर सामने शुभ वैशाख का महीना भी तो है। अब इसके आगे कहने या सुनने को बचता ही क्या है, बचना चाहिए भी नहीं। भाटखाली के चाय बागान में अपने क्वार्टर में राहुल अपनी नई नवेली दुल्हन से बोल रहा है, क्यों फिर से सूटकेस अदला बदली करनी है? आलिया प्यार भरा गुस्सा दिखाते हुए बोली, अब याद मत दिलाओ, कितनी मुश्किल में पड़ गई थी मैं उस दिन। पहुंचते ही कॉलेज जाना था और सूटकेस खोल के क्या देखती हूँ, शर्ट पैंट धोती बनियान और ना जाने क्या क्या। सच कहती हूँ नानी याद आ गई थी उस दिन। अब क्या पहन कर जाऊँ कॉलेज? मामा जी के यहाँ कोई और महिला भी नहीं है कि उनके कपड़े पहन लूँ। तुम क्या समझोगे एक लड़की को क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है। क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे तो आंखों से आंसू आ गए थे। सूटकेस की अदला बदली हुई भी तो ऐसे आदमी के साथ। आम पापड़ मुरमुरे और सूटकेस में कौन ऐसी पुराने टूटे चप्पल लिए फिरता है। यहाँ तक तो ठीक था, ऊपर से अरबी की जड़, वो भी सूटकेस में। बाप रे बाप। राहुल बोला, सूटकेस की अदला बदली तक तो ठीक था, पर क्या कभी सोचा था उसी अजीब से गैले आदमी के साथ तुम्हें वरमाला की भी अदला बदली करनी पड़ जाएगी। वैसे अपने डॉक्टर साहब को सख्त लौंडा कहना तो गलत होगा, लेकिन उनकी जगह अगर कोई सख्त लौंडा भी होता तो आलिया जैसी लड़की के चक्कर में पड़ के पिघलना तो बनता है। क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? दोस्तों, सूखे पत्तों की पहली पेशकश यहीं समाप्त होती है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। आज के लिए यहीं विदा लेता हूँ, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।